दर्द से मोहब्बत, भाग 109। अब तक आपने पढ़ा। अरमान ने यह बातें इतनी तरीके से कही थी कि और अंशिका अरमान की आंखों को भी देखने लगी। अंशिका इतना तो समझ रही थी कि अरमान जो कह रहा है वह दिल की गहराइयों से कह रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब आगे अरमान की बातों का जादू अंशिका पर चल रहा था। अंशिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे और तभी गेट के बाहर किसी के नॉक करने की आवाज आई। दोनों ने गेट की तरफ देखा तो वहां एक बॉडीगार्ड सिर झुकाए खड़ा था। अरमान ने अंशिका को छोड़ दिया। बॉडीगार्ड ने एक बैग अरमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को सर मैम के कपड़े। अरमान ने बैग ले लिया। बॉडीगार्ड वापस चला गया। अरमान ने जैसे ही अंशिका की तरफ देखा, अंशिका ने घुरकर कहा, अंडरस्को तमीज नहीं है, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरमान ने कहा, अंडरस्को मेरा बॉडीगार्ड है, कुछ नहीं सोचेगा। अंशिका ने कहा, अंडरस्को बॉडीगार्ड तो वह भी था जिसे मैंने घुमाकर लात मारी थी। अरमान ने भी अब हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम हमेशा झांसी की रानी क्यों बनी रहती हो। अंशिका ने गुस्से में अरमान से बैग लिया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अंशिका तैयार होकर बाहर आई। अंशिका ने अरमान को देखकर कहा, अंडरस्को अब मुझे घर ड्रॉप कर दो या मैं अकेले चली जाऊं। अरमान ने मुस्कुराकर अंशिका को देखा और अपने एक हाथ से उसके चेहरे को भरकर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को तुम सच में बहुत क्यूट हो। इतना कहकर अरमान आगे आगे चला गया। वहीं अंशिका पर फिर से अरमान की बात का जादू होने लगा। अंशिका थोड़ी देर बाद अपना इस सेंस में वापस आए और अरमान के पीछे पीछे चली गई। प्रताप इंडस्ट्रीज वानर सेना दिल्ली गई हुई थी तो ऑफिस का सारा काम उन्होंने निव्यांश और बंदर की टुकड़ी पर छोड़ा हुआ था। निव्यांश तो नियति को लेकर शॉपिंग पर चला गया था, इसीलिए बची कुची बंदर की टुकड़ी ऑफिस में बैठी हुई पिज्जा खा रही थी। निर्भय तो नील की चेयर पर पैर फैलाकर बैठा हुआ था। सबने नील के केबिन को ही अड्डा बना रखा था। धैर्य और संकल्प भी उसके पास ही बैठे थे। तीनों ने कोई काम नहीं किया था। वह तीनों काम करने के लिए बने ही नहीं थे। कोई लैपटॉप में बिजी था, कोई अपने फोन में और कोई आईपैड लेकर बैठा हुआ था। वह बस ऑफिस शक्ल दिखाने आते थे, बाकी का सारा काम तो मैनेजर पर ही डाल देते थे। निव्यांशी ये बात अच्छे से जानता था कि वह तीनों काम नहीं करेंगे, इसीलिए नियति को लेकर ऑफिस ही आ रहा था। संकल्प ने लैपटॉप पर एक क्लिप देखी जिस पर गाना आ रहा था। संकल्प की गर्दन उस गाने के साथ मटकने लगी। अचानक ही संकल्प को कुछ सूझा। उसने यूट्यूब पर उस गाने को लगा दिया और थोड़ी देर में गाना पूरे केबिन में तेज आवाज में बजने लगा। अब तो तीनों की गर्दन उस गाने के साथ मटकने लगी। निर्भय ने भी अपना एक हाथ उठाया और माइकल जैक्सन बनने के लिए तैयार हो गया। धैर्य केबिन में रखे सोफे सेट की टेबल पर चढ़ गया और डांस करता हुआ गुनगुनाने लगा। हक है हमको कुछ आज कर ले दुनिया चाहे ऐतराज कर ले, बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेगे हर कायदा हम। धैर्य को देखकर निर्भय भी नील की टेबल पर शूज उतार कर चढ़ गया और डांस करने लगा और साथ साथ गाना भी गुनगुना रहा था। होश नहीं शाम से कल मिलो काम से अभी तो हमें देख लो, दिल खुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए के जो भी हम देखे तो कहता रहे। संकल्प भी सोफे की चेयर पर चढ़ गया और उन दोनों के साथ सटेप से सटेप मिलाता हुआ गाना गुनगुनाने लगा कि जी शेर खुल गए घर के रास्ते भूल गए, अब तो हम मिल खुल गए लाए ऐसे जोड़ में कि जो भी हम देखे तो कहता रहे कि जी शेर खुल गए। तीनों ही मस्ती में डांस कर रहे थे। दिन दुनिया से बेखबर तीनों सटेप से सटेप मिलकर डांस कर रहे थे। और तभी नील के केबिन का गेट खुला।
तीनों ने केबिन के गेट की तरफ देखा तो सामने निव्यांश और नियति खड़े थे। तीनों एक जगह सुन्न होकर खड़े रहे। तीनों के हाथ जो कि डांस करने के लिए उछल रहे थे वह वहीं रुक गए। नियति ने तीनों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह इन दोनों का डांस एंजॉय कर रही हो। निव्यांश ने अपने तीनों भाइयों का देखा तो धैर्य के पास टेबल पर चढ़ते हुए कहा, अंडस्को, अब ये गाना क्यों रोक दिया, चलाओ गाना। गाना फिर से प्ले हुआ और चारों डांस करने लगे। वहीं नियति तो बस उन सबको देखकर हंस रही थी। उन चारों को डांस करता हुआ देखकर नियति को बहुत अच्छा लग रहा था। नियति की कंडीशन जैसी भी थी लेकिन वह उन चारों की कंपनी एंजॉय करती थी और अब भी वह चारों की कंपनी एंजॉय कर रही थी। बेशक उसे गाना सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी इतना तो वह समझ रही थी कि वह किसी गाने पर डांस कर रहे हैं क्योंकि सबके स्टेप सेम थे। मुझसे नशे में गलती हो जानी है, आज तो यारा संभलना जरा हो जाए नाराज, जो मैं जो बदमाश हो रहा हूँ, कल जो शरीफ था बिगड़ा हिसाब, पहले ये जो चीख था। नियति को ऐसे देखकर निव्यांश ने नियति की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे कह रहा हो तुम भी आ जाओ, डांस कर लो, लेकिन नियति ने ना में गर्दन हिला दी और तभी निव्यांश टेबल से उतरा और उसने नियति की दोनों बाजू पकड़कर टेबल के पास ले आया। निव्यांश ने नियति की कलाई को पकड़कर टेबल पर चढ़ा लिया और नियति के साथ डांस करने लगा। अब तो नियति भी निव्यांश को देखकर उसके स्टेप को फॉलो करने लगी। नियति खुश थी इसीलिए वह चारों भाई भी खुश थे। होश नहीं शाम से कल मिलो काम से, अभी तो हमें देख लो, दिल खुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए के जो भी हम देखे तो कहता रहे, पांचों ही डांस कर रहे थे। नियति को तो ज्यादा डांस आता नहीं था, वह तो बस चारों को देखकर जैसे तैसे स्टेप कर रही थी, लेकिन नियति इन सबके साथ डांस एंजॉय तो कर रही थी। पांचों ने एक साथ से स्टेप किया। केजी शेर खुल गए, घर के रास्ते भूल गए, अब तो हम मिल भूल गए, लाए ऐसे जोड़ में कि जो भी हम देखे तो कहता रहे, केजी शेर खुल गए। गाना खत्म हुआ और तभी केबिन का गेट खुला। सामने शुभ और निहाल खड़े थे। शुभ और निहाल को देखकर सबकी सिटी गुम हो गई। सब ऐसे हो गए जैसे उन्होंने कलयुग में किसी राक्षस को देख लिया हो। निर्भय को तो अटक अटक कर सांस आने लगी। बाकी सब ने निर्भय को देखा। संकल्प धीरे से निर्भय के पास गया और उसने उसे पकड़कर खींचा। निर्भय ने डर के मारे संकल्प को देखा। संकल्प ने धीरे से कहा, बड़े पापा की टेबल नीच उतर जा। संकल्प लगातार निर्भय के हाथ को खींच रहा था। वही निर्भय को डर के मारे समझ ही नहीं आ रहा था कि संकल्प उसका हाथ क्यों खींच रहा है। और तभी निर्भय की नज़र धैर्य पर पड़ी, जो सोफे पर ही खड़ा था। धैर्य ने भी आंखों से इशारा किया कि बड़े जीजू की टेबल से उतर जा। निर्भय को अब जाकर समझ आया कि वह नील की टेबल के ऊपर खड़ा होकर नाच रहा था। धैर्य बहुत धैर्य के साथ सोफे से उतर गया, लेकिन वह लगातार निर्भय को देख रहा था। अब निर्भय भी धीरे धीरे नील की में टेबल से नीचे उतर गया। धीरे धीरे सभी नीचे उतर गए, लेकिन वह अब भी शुभ और निहाल से दूरी बनाकर खड़े थे। शुभ और निहाल दोनों ही गुस्से में सबको देख रहे थे। निहाल का तो मन कर रहा था कि अभी निर्भय के बाल नोचकर उसे जूते से मारे। निर्भय को अपने पापा से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह धीरे धीरे खिसकता हुआ निव्यांश के पीछे चला गया। निव्यांश ने भी महसूस किया कि निर्भय उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निव्यांश ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, अंडस्को, आज मैं भी तुम सबके साथ ही पीटूंगा। मेरे पीछे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे धैर्य और संकल्प भी निव्यांश के पीछे ही आ गए, क्योंकि तीनों ही जानते थे अगर इस आफत से उन सबको कोई बचा सकता है तो वह निव्यांश है।
एक निव्यांशी है जो घर के बड़ों को संभाल कर रखता है और घर के छोटों को छूट देकर रखता है। शुभ ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अंडरस्को जीजू आपने गाना सुना है। अर्जन वेली ने हाथ जोड़कर गंडासी मारी। निहाल ने भी अपनी गर्दन चटकाया और अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अंडरस्को हाँ सुना है, चलो दोनों मिलकर इस गाने पर डांस करते हैं और ये जो शेर खुल गए इन शेरों को पिंजरे में वापस डालते हैं। निहाल शुभ की कन्वर्सेशन सुनकर सबकी सांस ऑलमोस्ट रुक गई, खासकर निर्भय और संकल्प की, क्योंकि वह जानते थे उनके पापा उन दोनों को सबसे ज्यादा मारेंगे। क्योंकि उल्टे काम भी निर्भय और संकल्प ही करते थे, धैर्य को तो फिर भी यह सोचकर छोड़ देते थे कि वह रिश्ते में उनसे बड़ा है, लेकिन निर्भर संकल्प का क्या, आज तो उनकी कुटाई होनी निश्चित थी। दोनों मन ही मन ये सोच रहे थे कि काश नियति यहाँ ना होती तो वह बच जाते। अब नियति के सामने पीटते हुए उन्हें थोड़ी सी शर्म आ रही थी। निहाल आगे गया, उसने निव्यांश के पीछे से निर्भय को निकाला, उसकी गर्दन को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को शेर खुल गए, अभी तुम्हें दोबारा से पिंजरे में बंद करता हूँ। क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? यहाँ तुम सबको छोड़कर गए थे कि ऑफिस संभालोगे, लेकिन तुमने तो नील के केबिन का कबाड़ा बना दिया। वही शुभ भी संकल्प की बाजू पड़कर मरोड़ते हुए कहा, अंडरस्को बहुत शेर बना फिरता है, शेर खुल गए अभी खोलता हूँ, तेरे शरीर से अस्थि पंजा बाहर आएंगे तब ढंग से शेर खुलेगा। दोनों ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और फिर से निव्यांश के पीछे आ गए। वहीं निव्यांश ने भी नियति की कलाई पकड़ी और अपने आगे खींचकर निर्भय और शुभ के आगे कर दिया। नियति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन इतना वह समझ गई कि शुभ और निहाल को अपने बच्चों पर गुस्सा आ रहा है। नियति अपनी मासूमियत के चलते हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। निहाल और शुभ दोनों ने जब नियति को देखा तो उन दोनों को ही उसमें किट्टू नजर आई। खासकर निहाल को शुभ ने तो फिर भी किट्टू के साथ वक्त कम बिताया था, लेकिन निहाल तो किट्टू के साथ फार्म हाउस में रहता था। नियति को देखकर निहाल को किट्टू के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। नियति भी किट्टू जितनी ही मासूम लग रही थी। निहाल को याद आया कि जब रुद्र किट्टू को लेकर प्रताप हाउस आया था तो किट्टू भी रुद्र के सामने खड़ी होकर दादा दादी के सामने हाथ जोड़कर ना मारने के लिए कह रही थी और उनसे रुद्र को ना मारने की गुहार कर रही थी। इस वक्त निहाल इमोशनल हो गया, फिर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और चारों को देखकर उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को आज नियति है इसलिए तुम सब बच गए, ढंग से इंसान बन जाओ, वरना सच कहता हूँ बंदरों की टुकड़ी तुम्हें बंदर ही बना दूंगा। निहाल अब एक सेकंड भी वहां नहीं रुका, कुछ ही पल में उसे ऐसे लम्हे याद आ गए जिससे वह इमोशनल हो गया। निहाल सीधा अपने केबिन में चला गया। शुभ ने भी एक नजर सबको देखा और बोला, अंडरस्को आज के बाद मैंने तुम सबको उल्टे सीधे काम करते हुए देख लिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संकल्प धीरे से खुद में बड़बड़ाया, अंडरस्को आपसे बुरा कोई है भी नहीं, छोटे शेर घर में बड़ा शेर बनकर घूमता है। शुभ भी केबिन से निकल गया। उन दोनों के जाते ही सारे खुशी से उछलने लगे। वही निव्यांश ने तो बिना सोचे समझे नियति को पीछे से गले लगा लिया और उसके गाल से अपना गाल टच करके कहा, अंडरस्को नियति आज तुम्हारी वजह से हम सब बच गए, वरना तो वानर सेना से हमको कोई नहीं बचा सकता था और अभी तो ये सिर्फ दो थे, अगर वह राम लक्ष्मण की जोड़ी आ जाती फिर तो हमारा पत्ता साफ था। निव्यांश तो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, वही नियति को फ्रीज हो चुकी थी। नियति के रोंगटे खड़े हो रहे थे। नियति को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। निव्यांश ने अब तक नियति को अपनी बाहों में ही जगड़ा हुआ था, बाकी तीन तो सोफे पर कूद रहे थे क्योंकि वह आज बच गए थे और नियति उसे तो जैसे अटक अटक कर सांस आ रही थी। निव्यांश ने जैसे ही महसूस किया कि उसने नियति को गले लगाया हुआ है,
उसने नियति को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। इस वक्त निव्यांश में थोड़ा ऑफवर्ड फील करने लगा। नियति ने तो निव्यांश की तरफ देखा ही नहीं। निव्यांश नियति की सिचुएशन को समझ रहा था, इसलिए वह खुद ही केबिन से बाहर चला गया और जाते जाते संकल्प की ओर देखकर बोला, अंडरस्को स्नो वाइट का ध्यान रखना। संकल्प में हाँ में गर्दन हिला दी और निव्यांश वहां से नजर चुरा कर चला गया। निव्यांश जैसे ही केबिन से बाहर आया उसने अपनी कमर दीवार से लगाए और अचानक उसने अपना हाथ दिल पर रखा और बोला, अंडरस्को क्या सच में मुझे स्नो वाइट से प्यार हो रहा है? क्या मैं स्नो वाइट के लिए कुछ फील करने लगा? मुझे गलत तो नहीं समझेगी, लेकिन जब स्नो वाइट को पता चलेगा मैं शादीशुदा हूँ तब क्या होगा? वही शुभ जब निहाल के पास आया तो निहाल खिड़की की ओर देख रहा था। निहाल ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे। निहाल की आंखें बंद थी। निहाल की आंखों के सामने अब भी नियति का चेहरा घूम रहा था। शुभ ने पीछे से आकर निहाल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अंडरस्को क्या हुआ जीजू? जब से बंदरों की टुकड़ी के पास से आए हो तब से चेहरे पर सारे इमोशंस एक साथ आ गए। निहाल ने एक गहरी सांस ली और शुभ की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को शुभ नियति बिल्कुल किट्टू जैसी है ना? शुभ ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को हाँ मुझे भी कुछ कुछ दिशा जैसी लगती है, आखिर किट्टू और दिशा एक जैसी ही तो है। निहाल ने कहा, अंडरस्को तुमने किट्टू की मासूमियत नहीं देखी, मैंने देखी है। सच में नियति किट्टू जैसी ही है या शायद किट्टू से भी ज्यादा मासूम? तुमने देखा ना, वह बोल सुन भी नहीं सकती, लेकिन समझदाई सब कुछ है और अपनी समझ के चलते वह हमारे सामने उस बंदरों की टुकड़ी को बचाने के लिए हाथ भी जोड़ने लगी। शुभ ने निहाल की बाजू पकड़ी और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अंडरस्को भाई मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम सबको संभाल सकूं, अब मुझे बताओ हुआ क्या है? अचानक से नियति के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? निहाल ने कहा, अंडरस्को शुभ तुम्हें याद है ना जब जिया हम चारों भाइयों को बद्दुआ देकर गई थी, पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं नियति जिया की बेटी तो नहीं। शुभ ने कहा, अंडरस्को क्या कह रहे हो जीजू? मैं कुछ समझा नहीं। जिया दी की दोनों बेटी बोल सुन सकती थी, तो नियति जय जिया की बेटी कैसे हो सकती है? निहाल बोला, अंडरस्को मैं ये नहीं कह रहा कि ये जिया की ही बेटी है, मैं सिर्फ तुझे डाउट बता रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि नियति जिया दी की एक बेटी हो, क्योंकि जिया दी की एक बेटी हद से ज्यादा शांत थी। दोनों के बीच नियति को लेकर काफी डिस्कशन हुआ और फाइनल शुभ ने कहा, अंडरस्को चलो आपके डाउट को क्लियर करते हैं। निहाल ने कहा, अंडरस्को कैसे? शुभ ने कहा, अंडरस्को नियति के बारे में पता लगाते हैं। वैसे नियति ने किट्टू भाभी को बताया था कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम रूही है। अब तो निहाल का डाउट थोड़ा सा पक्का हुआ। निहाल ने कहा, अंडरस्को ऐसा तो नहीं नियति और रूही दोनों ही जिया की बेटी हो? मेरा दिल कहता है कि ये जिया की बेटी हो सकती है, देखो ना कितनी मासूम है। कभी कभी मेरा मन करता है नियति की शादी निर्भय से कर दूं, तो शायद उसे कुछ दिन दुनिया की समझ आए। निहाल की बात पर शुभ ने हंसकर कहा, अंडरस्को अगर नियति की शादी निर्भय से कर दोगे तो हमारे छोटे पैंथर का क्या होगा? निहाल ने हैरान होकर शुभ को देखा तो शुभ ने कहा, अंडरस्को आपने बस नियति की मासूमियत देखी, लेकिन मैंने नियति की आंखों में छोटे पैंथर के लिए जज्बात भी देखे। बस अब छोटे पैंथर को डिसाइड करना है कि वह नियति को अपनी जिंदगी में कब लेकर आएगा। छोटे पैंथर को लगता है कि हम सबको कुछ नहीं पता, लेकिन शायद वह भूल गया जो उम्र वह जी रहा है। हम सब उस अमर को पार करके आ गए हैं। निहाल ने भी हंसकर कहा, अंडरस्को नियति को अगर छोटा पैंथर पसंद है बेटा तो वह भी हमारा ही है,
निर्भय के लिए कोई और ढूंढ लेंगे, वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई लड़की निर्भय को पसंद करेगी। निहाल की बात सुनकर शुभ भी हंसने लगा। वहीं निव्यांश अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम में था ही नहीं। निव्यांश के सामने बार बार नियति का चेहरा आ रहा था। निव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे नियति से प्यार हो गया है या वह नियति की सिर्फ फिक्र कर रहा है। ये सब सोचते सोचते निव्यांश बहुत परेशान हो चुका था। तभी निव्यांश के केबिन का गेट खुला, सामने संकल्प खड़ा था। संकल्प को देखकर निव्यांश ने कहा, अंडस्को, कुछ काम था। संकल्प ने कहा, अंडस्को, हाँ, वह पूछना था चुड़ैल भाभी को डिवोर्स कब दे रहा है। ये सुनते ही निव्यांश ने अपनी टेबल पर रखा फ्लावर पॉट में से कुछ फूल उठाए और फेंक कर संकल्प के ऊपर मारे, लेकिन वह फूल संकल्प को लगते उससे पहले ही संकल्प ने केबिन का गेट बंद कर लिया और वहीं निव्यांश गुस्से में संकल्प को घूर कर देख रहा था, जबकि संकल्प के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद संकल्प ने फिर से गेट खोला और बोला, अंडस्को, एक तो मैं तुम्हारे दिल की बात बोल रहा हूँ, ऊपर से मुझे मार भी रहे हो। बताओ ना, कब दे रहे हो उस चुड़ैल भाभी को डिवोर्स और कब हम परमानेंट स्नो वाइट को प्रताप हाउस में ले आए। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडस्को, अभी तो बस फूल मारे हैं, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो गमला भी फूलों के साथ ही फेंक कर मारूंगा, जा यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ अरमान ने गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर रोकी। अंशिका ने अरमान को देखा और मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए, वरना पापा ने तो मना किया था कि अकेले बाहर मत जाना। अंशिका जैसे ही गाड़ी से उतरने लगी, अरमान ने गाड़ी को लॉक कर दी। अंशिका ने अरमान की तरफ देखा और बोली, अंडस्को, गाड़ी को लॉक क्यों किया? अरमान ने कहा, अंडस्को, तुमसे सॉरी बोलना है। अंशिका ने छोटी आंखें की और अरमान को देखा और फिर बोली, अंडस्को, और तुम्हें मुझसे सॉरी क्यों बोलना है? तुमने क्या किया? अरमान बोला, अंडस्को, किया तो कुछ नहीं है, लेकिन करने वाला हूँ, और जो मैं करने वाला हूँ वह होते ही तुम बुरी तरह से चिढ़ जाओगी और हो सकता है मुझे भी घुमा कर लात मार दो, इसीलिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ। अंशिका तो हैरानी से अरमान को देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर कहा, अंडस्को, और तुम क्या करने वाले हो? अरमान ने कहा, अंडस्को, कुछ ऐसा जो मैं करना चाहता हूँ, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से करना चाहता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला और आज मौका मिला है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये मौका छोड़ना चाहिए। अंशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरमान ने अंशिका की तरफ देखा और अंशिका की ओर झुकने लगा। वही अंशिका को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगी। अरमान पूरे तरीके से अंशिका के ऊपर झुक गया और अगले ही पल उसने अंशिका के बालों में हाथ डालकर अपने होंठ अंशिका के होठों पर रख दिए। अंशिका की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंशिका अरमान को मुक्के मारने लगी, लेकिन अरमान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अंशिका के होठों को नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे शिद्दत के साथ उसे किस करता ही रहा। अंशिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसका एक हाथ डैशबोर्ड पर लगा। डैशबोर्ड पर एक छोटा सा शोपीस रखा था। अंशिका ने बिना सोचे समझे वह शोपीस अरमान के सिर पर मार दिया। अरमान अंशिका से दूर हो गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं अंशिका लंबी लंबी सांस ले रही थी, जैसे पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। अंशिका ने अगले ही पल अरमान के गले को पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, अंडस्को, अरमान, आई हेट यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की? वही अरमान तो अपना सिर पकड़ रहा था, उसके सिर पर हल्का सा खून आ गया। वही अंशिका अब भी अरमान का गला दबा रही थी। अरमान ने अंशिका के हाथों को पकड़ा और उसे हल्का सा झटकते हुए कहा, अंडस्को, झांसी की रानी, अकल वकल है कि नहीं?
रोमांटिक मोमेंट की ऐसी तैसी कर दी और सिर में ये क्या उठाकर मार दिया, मेरे सिर से खून आ रहा है। पागल वागल तो नहीं हो? पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया था। अंशिका को गुस्सा आ गया और उसने अरमान के सीने पर पंच मारते हुए कहा, अंडस्को, शर्म तो तुम्हें नहीं आती? सॉरी बोलकर किस कौन करता है? अरमान ने हैरानी से अंशिका को देखा और बोला, अंडस्को, मैं सोच ही रहा था पहले किस कर लूं, उसके बाद सॉरी बोल दूंगा, लेकिन क्या करूं शरीफ हूं ना, इसलिए पहले सॉरी कहा फिर किस किया। अंशिका तो हैरानी से अरमान की बकवास को सुन रही थी। अंशिका ने पॉइंट करके गुस्से में कहा, अंडस्को, अब ये गेट खोलो वरना सच कहती हूँ मुंह तोड़ दूंगी। अरमान को भी गुस्सा आ गया। अरमान ने अंशिका की तरफ देखकर हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक तुम मुझे अच्छे से किस नहीं करने दोगी तब तक ये गेट नहीं खुलने वाला, बल्कि मैं अब तुम्हें सचदेवा हाउस लेकर जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ, जब मन करे तब तुम्हें खाऊं। अंशिका की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। अंशिका ने फिर से अरमान के सीने पर पंच मारते हुए कहा, अंडस्को, मेरे पापा भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारे सचदेवा हाउस को गायब करवा देंगे, समझे तुम? अरमान ने अपना रुमाल निकाला, अपनी चोट पर रखा। उसने देखा तो उसे हल्की सी ही चोट आई थी, ज्यादा खून नहीं निकला था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि अंशिका सच में बहुत ज्यादा बदतमीज थी। जबकि वह बदतमीज नहीं थी, वह खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो हर लड़की करती थी। लेकिन अरमान, वह तो अपने दिल में अंशिका को लेकर अरमान पालने लगा था। अरमान ने अपने रुमाल को बैक सीट पर फेंका और अंशिका की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, देखो अंशिका, अगर सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जो मैं कह रहा हूँ करो, नहीं तो जब तक तुम्हारी फैमिली सचदेवा हाउस गायब करवाएंगी उससे पहले मैं एक छोटा सा अरमान तुम्हारे पेट में डाल दूंगा, समझी? ये सुनकर तो अंशिका को और ज्यादा हैरानी हो रही थी। वह मन ही मन अरमान पर गुस्सा हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी अरमान की जान ले ले। आखिरी ये किस तरह का छेड़ना हुआ? ये कैसा प्रपोज है? ये क्या मुझे रेप की धमकी दे रहा है? और अगर दे भी रहा है तो ये कैसी धमकी हुई? अंशिका इतना तो समझ गई थी कि अरमान प्यार के मामले में थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन अंशिका को ये नहीं पता था कि अरमान कोई अच्छा बच्चा नहीं है, बल्कि उसे तो इन सब में मास्टर डिग्री हासिल है। बस अंशिका के सामने जाकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। अरमान ने एक बार फिर अंशिका को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारे पास 10 मिनट है, सोचकर बता दो। सही 10 मिनट बाद में गाड़ी सचदेवा हाउस की तरफ मोड़ दूंगा। अंशिका हाथ बांधकर गाड़ी की सीट पर ही बैठी रही। अंशिका को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी जिंदगी में ये पहला इंसिडेंट था कि उसे कोई ऐसे ब्लैकमेल करके किस मांग रहा था। वही अरमान तो अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर चला रहा था, जिससे साउंड क्रिएट हो रहा था, और उस साउंड को सुनकर अंशिका का दिमाग खराब हो रहा था। सही 5 मिनट बाद अंशिका ने गुस्से में अरमान को देखा और बोली, अंडस्को, मैं ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करने वाली। अरमान ने हंसकर कहा, अंडस्को, हरकत तो मैं करूंगा, बस तुम मुझे रोकना मत। अंशिका का मन कर रहा था कि अभी अरमान को गाड़ी से बाहर धक्का दे दे, लेकिन क्या करती, इस वक्त वह बेबस थी। अगर अरमान ने ये हरकत बाहर की होती तो अब तक वह अरमान का जबड़ा तोड़ चुकी होती। वैसे कमी तो अंशिका ने अभी भी नहीं की थी, सिर तो अरमान का फोड़ ही दिया था।
रूहान का फार्म हाउस। रूहान बेड पर लेटा हुआ था, वह भी रूही के साथ ही सो गया था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली तो उसने अपने हाथ फैलाए, रूही वहां नहीं थी। रूहान ने धीरे धीरे अपनी छड़ी ढूंढी। रूहान को छड़ी सोफे के पास पड़ी हुई मिल गई। रूहान ने छड़ी उठाई और अंदाजे से उस कमरे से बाहर आया। रूहान ने रूही को आवाज लगाना शुरू किया, अंडस्को, रूही तुम कहाँ हो? लेकिन उसे बदले में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रूहान धीरे धीरे कमरे से बाहर आकर हाल में आ गया। रूहान ने फिर से आवाज लगाई, अंडस्को, रूही तुम मेरी बात सुन रही हो? लेकिन उसे अब भी कोई आवाज नहीं आई। रूहान को थोड़ा सा डर लगने लगा कि पता नहीं रूही कहाँ चली गई, इसलिए वह जैसे तैसे रूही को ढूंढता हुआ गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर रूहान ने फिर से आवाज लगाई, अंडस्को, रूही तुम कहाँ हो? तभी रूहान के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, अंडस्को, रूहान मैं यहाँ हूँ। रूहान ने जैसे ही लड़की की आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह समझ गया कि जिस लड़की ने खुद को रूही बताया है वह रूही नहीं है। उस लड़की की आवाज में काफी कॉन्फिडेंस था, जबकि रूही उसकी आवाज में डर था। रूहान ने फिर कहा, अंडस्को, रूही कहाँ पर हो? उस लड़की ने कहा, अंडस्को, यही आपके लेफ्ट साइड से 10 कदम चलिए। रूहान अपनी छड़ी को घुमाता हुआ अपने लेफ्ट चलने लगा। रूहान ने 10 कदम चले और वो उस लड़की के पास पहुंच गया जिसने उसे आवाज दी थी। उस लड़की की आवाज रूही से काफी मिलती थी, लेकिन फिर भी रूहान समझ गया कि ये वह लड़की नहीं है। रूहान ने कहा, अंडस्को, रूही तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही के आवाज में कॉन्फिडेंट आ गया था। रूही ने कहा, अंडस्को, कुछ नहीं मिस्टर रूहान, बस गार्डन में फूलों को देख रही थी। तभी उस लड़की ने रूहान के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसके एहसास से ही रूहान समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन रूहान के पास प्रूफ नहीं था। रूहान और वह लड़की दोनों ही बात करने लगे और बातों बातों में ही रूहान को अब पक्का यकीन हो गया कि ये वह लड़की नहीं है जिसे उसने किस किया था। बेशक रूहान देख नहीं सकता था, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में रूही की आवाज को महसूस कर लिया था। रूही को छूकर उसके टच को भी महसूस कर लिया था। रूहान बात तो उस लड़की से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान रूही पर था। वह लड़की बात करते हुए कभी रूहान के हाथों को छूती, कभी उसकी बाजू को पकड़ती, कभी अपना एक हाथ बड़े प्यार से रूहान के गाल पर रखती। उसके टच में रूहान कॉन्फिडेंस देख रहा था। वही रूहान जानता था कि जब उसने असली रूही को टच किया था तो उसके शरीर में एक कंपन महसूस होती थी। रूहान उस लड़की से बात करता रहा, फिर वह अपनी छड़ी से घूमता हुआ मेंशन के में गेट के पास गया, जहां पर वॉचमैन था। रूहान ने वॉचमैन से बोला, अंडस्को, वॉचमैन ड्राइवर क्या घर चला गया? वॉचमैन बोला, अंडस्को, नहीं सर, वह तो अभी अभी बाजार गया है। रूहान ने उस वॉचमैन की आवाज सुनी तो समझ गया कि ये उसका वॉचमैन नहीं है। अब तो रूहान को धीरे धीरे सब समझ आ गया कि वह एक ट्रैप का शिकार हो चुका है। रूहान ने अपनी जब से फ़ोन ढूंढा तो रूहान के पास उसका फ़ोन भी नहीं था। रूहान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि वह बहुत बुरी तरह फंस चुका है और अब वह अगर नकली रूही से फ़ोन मांगेगा तो वो उसे उसका फ़ोन नहीं देगी। लेकिन रूहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ट्रैप क्यों किया जा रहा है। रूहान के पास अरमान भी नहीं था। रूहान इस वक्त अकेला था और यहाँ से निकलने की तरकीब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ
अरमान और अंशिका प्रताप हाउस के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। अंशिका गुस्से में अरमान को देख रही थी और अरमान मुस्कुराकर अंशिका को। अरमान ने अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर चलते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो झांसी की रानी क्या सोचा है? तुम्हारी टाइम लिमिट का मतलब खत्म होने वाली है, 30 सेकंड बचे हैं, तो बोलो ले चलूं गाड़ी सचदेवा हाउस। अंशिका गुस्से में अरमान को देख रही थी। वह कुछ नहीं बोली। अरमान ने बड़े प्यार से अपना एक हाथ अंशिका के गाल पर रखा और धीरे धीरे अंशिका के चेहरे पर झुकते हुए बोला, अंडरस्को, तो तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझूं? अंशिका कुछ नहीं बोली, लेकिन अब अंशिका के चेहरे पर उदासी आ गई। अरमान धीरे धीरे अंशिका के चेहरे पर पूरे तरीके से झुक गया। उसने अपने होंठ जैसे ही अंशिका के होठों पर लगाए, उसने अपने हाथ पर कुछ गरम गरम गीला महसूस किया। अरमान अंशिका से दूर हो गया तो उसने देखा अंशिका की आंखों में पानी भरा हुआ है। अरमान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सीट पर बैठकर गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, ये चीटिंग है झांसी की रानी। अब तुम चीटिंग कर रही हो यार। तुम लड़कियों का सही है, जब कुछ सूझता नहीं है तो रोना शुरू कर देती हो। वही अंशिका ने जब ये सब सुना तो उसका रोना और तेज हो गया। वह ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं उसके साथ किसी ने क्या कर दिया हो। वही अरमान ने अपना एक हाथ अंशिका के मुंह पर रखकर दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, अभी मैंने कुछ नहीं किया और तुम ऐसे रो रही हो। कुछ करता तो पता नहीं क्या करती और बचने के लिए अब रोना स्टार्ट कर दिया। झांसी की रानी, सच कहता हूँ तुम मेरे हाथ लग गई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब उतरो इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। चीटर कहीं की बेईमानी करती हो। जब कुछ सुझा नहीं तो रोने लगी। अंशिका ने रोते हुए अरमान का हाथ अपने मुंह से हटाया और सुबकते हुए बोली, अंडरस्को, ऐसे कौन किस करता है? ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग हुई। अरमान ने भी आंखें छोटी की और गुस्से में बोला, अंडरस्को, तुमसे प्यार से बोलता तो तुम मुझे किस करने देती नहीं ना। ब्लैकमेलिंग की और वह भी तुमने करने नहीं दी। चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरा दिमाग सटक जाए। अंशिका गाड़ी से उतर गई और अरमान ने स्टीयरिंग पर फिर से गुस्से में हाथ मारा। आखिर अंशिका ने आंसुओं से ही सही लेकिन अरमान को रोक लिया था। अंशिका प्रताप हाउस के अंदर जा रही थी। तभी अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, ए झांसी की रानी। अंशिका ने मुड़कर अरमान को देखा लेकिन वह अरमान के पास नहीं गई। अरमान ने उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं अगर उतर गया तो तुम फिर से मेरी बराबर वाली सीट पर मिलोगी। चुपचाप वापस आओ। अंशिका वापस तो नहीं आना चाहती थी लेकिन वह अरमान को भड़काना नहीं चाहती थी, इसलिए वह धीरे धीरे अरमान के पास पहुंच गई। अरमान ने अंशिका को उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मैंने तुम्हें किस नहीं किया तो मेरा नाम भी अरमान सचदेवा नहीं, याद रखना। अंशिका ने आंखें छोटी की और अरमान को उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, और अगर नहीं कर पाए तो? अरमान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं करूं? अंशिका गुस्से में बोली, अंडरस्को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरमान ने कहा, अंडरस्को, लेकिन मैं जरूर करूंगा, 24 घंटे में करूंगा, याद रखना। अभी तो तुम रो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगली बार रोगी तब भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। इतना कहकर अरमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और वहां से चला गया।
अरमान के जाते ही अंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये कैसी मुस्कुराहट जिसका कोई मोल नहीं था। अंशिका खुद नहीं जानती थी कि वह अरमान को देखकर मुस्कुरा क्यों रही है। क्या सच में अंशिका चाहती थी कि अरमान उसे किस करे? अंशिका के गाल लाल हो रहे थे। अंशिका अपने आप ही झुक गई और फिर उसने अपने सिर पर एक थप्पड़ मारकर कहा, अंडस्को, ये क्या कर रही हो? चलो अंदर। आई बड़ी अरमान के सपने देखने वाली, इतना भी स्मार्ट नहीं है। चलो। अंशिका घर वापस आ गई। वही दूसरी तरफ अरमान जब सचदेवा हाउस पहुंचा तो उसके कुछ ऑफिस के सीनियर मेंबर घर पर बैठे हुए थे। उन सब को देखकर अरमान की बोहें तन गई। अरमान ने कहा, अंडस्को, आप सब यहाँ। उनमें से एक सीनियर मेंबर ने कहा, अंडस्को सर, आपको मुंबई जाना होगा। वहाँ आपको मिस्टर सिंघानिया से डील करनी होगी। अगर ये डील नहीं हुई तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। अरमान को सब अजीब सा लग रहा था कि अचानक ही मिस्टर सिंघानिया से डील क्यों करनी है। अरमान उन सब के पास बैठ गया और कुछ फाइल को स्टडी करने लगा। फाइनली 2 घंटे बाद डिसाइड हुआ कि अरमान को मुंबई जाना ही होगा। अरमान ने फ़ोन निकाला और रोहान को कॉल किया क्योंकि वह रोहान को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन रोहान का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अरमान ने अपना फ़ोन देखा और मन ही मन कहा, अंडस्को, लगता है रूही भाभी के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी है। खैर छोड़ो। अरमान ने फिर एक नौकर को देखकर तेज आवाज में कहा, अंडस्को, ताकि शिखा भी सुन ले, मैं मुंबई जा रहा हूँ। किसी काम से रोहान आएगा तो उसे बता देना। उस नौकर ने हाँ में गर्दन हिला दी। वही शिखा जो किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अरमान इनडायरेक्ट उसे ही बता रहा है। प्रताप इंडस्ट्रीज। शुभ और निहाल कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल सामने बंदरों की टुकड़ी खड़ी हुई थी। निहाल ने बंदरों की टुकड़ी को देखा और फिर नियति को देखा, जो उनसे थोड़ा सा दूर खड़ी थी। निहाल ने नियति को बड़े प्यार से अपने पास आने का इशारा किया। नियति निहाल के पास चली गई। निहाल ने नियति को अपने पास बैठने का इशारा किया और नियति ने एक बार निव्यांश को देखा जैसे परमिशन मांग रही हो। निव्यांश ने पलकें झपका दी। नियति निहाल के पास रखी चेयर पर बैठ गई। निहाल ने बड़े प्यार से नियति के सिर पर हाथ रखा और फिर बंदरों की टुकड़ी को देखकर कहा, अंडस्को, तुम सबसे एक काम है। बंदरों की टुकड़ी ने निहाल और शुभ को देखा जैसे पूछना चाहते हो, अंडस्को, क्या काम है? तभी शुभ ने कहा, अंडस्को, तुम सबको वृंदा को एक केस लड़ने के लिए बनाना होगा। ये सुनते ही बंदरों के टुकड़ी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। सबने एक साथ ना में एक गर्दन हिला दी। निहाल और शुभ ने बंदरों की टुकड़ी को आंख दिखाई तो निर्भय ने अपना फोन निकाला और एक्टिंग करते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी देता हूँ तेरा असाइनमेंट। जैसे ही वह बाहर की तरफ जाने लगा, निहाल ने गुस्से में कहा, अंडस्को, निर्भय एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हारी टांगें नहीं रहेंगी। निर्भय जहां खड़ा था वहीं रुक गया। धैर्य ने भी बहाना मारते हुए कहा, अंडस्को, वह जीजू, मैं क्या कह रहा था, पापा का मैसेज आया है, मैं एक बार राठौर इंडस्ट्रीज जाता हूँ,
पापा के बिना वहाँ कोई काम नहीं संभाल रहा। इतना कहकर वह भी दबे पांव जाने लगा तो शुभ ने कहा, अंडरस्को, टांगे तुम्हारी भी तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ। तुम्हारे पापा बहुत टैलेंटेड है, वो इंडिया के किसी भी कोने में हो अपना बिजनेस वहीं से हैंडल कर लेते हैं। आया बड़ा राठौर इंडस्ट्रीज जाएगा, तुझे पता भी है वो राजस्थान के कौन से कोने में है, कभी गया है तू? तुझे पता है तुम्हारा बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है? ज्यादा दिमाग की दही मत कर, चुपचाप से यहाँ आकर खड़ा हो जा। संकल्प अपनी आदतों से बाज नहीं आता था, इसलिए उसने निहाल को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है? स्नो वाइट को तो अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से पुकारा जा रहा है और हमसे इतने गुस्से में बोल रहे हो। शुभ अपनी चेयर से खड़ा हुआ और संकल्प के सामने जाकर बोला, अंडरस्को, क्या तूने? मैंने सुना नहीं, दोबारा बोल, क्या बोला? संकल्प ने हल्का सा मुस्कुरा कर अपने दांत दिखाए और बोला, अंडरस्को, पापा आई लव यू। ये सुनते ही बंदर की टुकड़ी दबी हंसी हंसने लगी। हंसी तो निहाल को भी आ रही थी, क्योंकि निहाल भी बहुत हंसमुख था, लेकिन वह बंदरों की टुकड़ी के सामने हंसा नहीं। अगर उनके सामने हंसने लगता फिर तो वह सब निहाल को भी अपना दोस्त बना लेते और उन दोनों जनरेशन के बीच का गैप खत्म हो जाता, जिसे निहाल खत्म नहीं करना चाहता था। शुभ ने संकल्प को देखकर आंखें छोटी की और दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, ये जितना आई लव यू है ना, इसे अपनी जेब में रख और जो कहा है वह करो। अगर तुम सब ने वृंदा को केस लड़ने के लिए नहीं मनाया तो तुम सब की पॉकेट मनी बंद और निव्यांश जो इस कंपनी से सैलरी उठाता है वह सैलरी भी बंद। निव्यांश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने शुभ की तरफ देखा। शुभ ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, यस छोटे पैंथर, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी ही बात मानेंगे तो तुम सबको मिलकर यही काम करना है। कुछ भी करो, किडनैपिंग करो, उसके हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, उसके घर के नौकर बन जाओ, लेकिन वृंदा को इस केस लड़ने के लिए एग्री करो। कोई भी ये काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे ये काम इम्पॉसिबल है। एक उन सब को ये नहीं पता था कि जयवीर की लड़ाई प्रताप फैमिली से क्यों हुई। ऊपर से इतना टफ काम दे दिया, लेकिन फिर भी सबको ये पता था कि शुभ कोई धमकी नहीं दे रहा। अगर सच में उन्होंने वृंदा को केस लड़ने के लिए नहीं मनाया तो सच में सबकी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। सब ने एक साथ मुंह फुलाकर कहा, अंडरस्को, ठीक है, और फिर वहां से जाने लगे। चारों ही पलट गए थे। तभी शुभ ने फिर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन के अंदर अंदर वृंदा को केस लड़ने के लिए मनाओ। 2 दिन में अगर तुमने ये नहीं किया तो तीसरे दिन तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा गुस्सा संकल्प को आ रहा था, क्योंकि था तो वह शुभ का बेटा ही, बिल्कुल शुभ जैसा ही। वह पलटा और शुभ को देखकर बोला, अंडरस्को, क्या बात है, 2 दिन कुछ ज्यादा नहीं दे दिए आपने हमें? 2 घंटे देंगे हम, तब भी यह काम कर देंगे। शुभ ने गुस्से में संकल्प को देखा और बोला, अंडरस्को, ठीक है, 2 घंटे क्या, मैं तुम्हें 4 घंटे देता हूँ, जाओ जाकर वृंदा को मना कर ले आओ। ये सुनते ही संकल्प ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और बोला, अंडरस्को, 2 दिन काफी है, 2 दिन में ही हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। कहाँ गई असली रूही?